Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, तो ma'am. हमने रिप्रेशन कर लिया था। आज मैंने ये खोल के देखा तो वो वाकई में किसी बच्ची ने जो बोला था वो करेक्ट बोला था। हम 306 पे थे और 306 का भी हमने फर्स्ट पैरा जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 305 पे नहीं 306 पे थे हम। बहुत ही इजी चैप्टर रहा है। अब सिंपली जो है बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको दबाने की कोशिश करी, किस तरीके से उन्होंने रिकॉन्कर करने की कोशिश करी उन एरियाज को जहां पर सिपाही लोग जो है अपना रिवॉल्ट लेकर के शुरू थे, उस जगह को कैसे इन्होंने वापस से रिकॉन्कर करा, फिर कैसे इन्होंने पोर्ट्रे करा कि भाई पेंटिंग्स में और पिक्चर्स में जो इन्होंने अपने देश के अंदर फैलाई कि भाई देखो ये लोग हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। सिपाही जो लोग थे ना उनके खिलाफ अपने लोगों को प्रोवोक करने के लिए इन्होंने पेंटिंग्स, ऑटोबायोग्राफीज, पिक्चर्स इस तरह का भी यूज किया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस पेज से शुरू करते हैं 306 से। अच्छा हाँ, बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि हमने भी क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का कोर्स है वो वैसे तो कंप्लीट हो गया है, और जो वो आप एडिशनल कह रहे थे ना कि एडिशनल कोर्स है, वो काफी सारी चीजें जो है ना आपके चैप्टर्स में ही इंक्लूडेड है। तो वो हम मंडे को जो है, मंडे की जो क्लास होगी ना उसमें उस दिन से शुरू करेंगे। जो एडिशनल कोर्सेज हैं जो नहीं है आपके चैप्टर में इंक्लूडेड, और बाकी में जैसे नीति आयोग वगैरह का आपके बुक के अंदर नहीं दे रखा है, तो उस तरह के जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो हम मंडे से शुरू करेंगे। और अभी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे दोनों ही पीरियड में। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलिए, अब यहाँ पर जो गैंगटिक प्लेन है वहां पर उन्होंने कोशिश करी थी ब्रिटिशर्स ने कि उसको धीरे धीरे वापस से अपने कब्जे में किया जाए, लेकिन उसको कब्जे में करना बहुत मुश्किल था और ये लोग विलेज बाय विलेज कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उसको अपने अंदर लेने की, क्योंकि वो एरिया पूरा जो था गांव का वो होस्टाइल हो रखा था, अनफ्रेंडली था इनको लेकर के, पूरी तरीके से इनके खिलाफ था। तो ये जो इनका विद्रोह चल रहा था, धीरे धीरे उस ऑपरेशन को ये खत्म करना चाह रहे थे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर अवध का। अवध के बारे में ये बोला जाता है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि अवध एक ऐसा एरिया रहा है जिसको कंट्रोल में जिसमें रिवॉल्ट जो है ना वो काफी ज्यादा समय तक चला था। बाकी जगहों के कंपैरेटिवली यहाँ सबसे ज्यादा था और इनको बहुत टाइम लगा था इसको वापस अपने अंडर में लेने के लिए। एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे, फोर्सेथ नाम है उनका, उन्होंने बोला कि करीब अवध के 3/4 मेल्स जो है, वहां की पॉपुलेशन जो थी उसमें से 3/4 मेल पॉपुलेशन जो थी वो रिबेलियन थी, ठीक है, विद्रोह के अंदर थी, इसीलिए इस एरिया को कंट्रोल करने में थोड़ा टाइम लगा था। और मार्च 1858 के बाद में यहाँ पर थोड़ा ये एरिया जो है कंट्रोल में हो पाया था। ठीक है, in the Gangtic Plain, too, the progress of British reconquest was slow. The forces had to reconquer the village area, village by village. The countryside and the people around were entirely hostile. ये Gangtic Plain जो है, इसमें प्रोग्रेस थोड़ी धीरे थी और विलेज बाय विलेज इसको वापस अपने कब्जे में ला रहे थे। और जो कंट्री साइड यानी विलेज एरिया जो था, वहाँ के लोग पूरी तरीके से होस्टाइल थे, यानी अनफ्रेंडली थे इनको लेकर के, बिल्कुल इनके खिलाफ थे। As soon as they began their counterinsurgency operations, the British realized that they were not dealing with a mere mutiny, but an uprising that had huge popular support. अब जैसे ही इन्होंने अपना काउंटर इंसर्जेंसी शुरू करी, इंसर्जेंसी का मतलब क्या है? इंसर्जेंसी का मतलब होता है एक एक्टिव रिवॉल्ट जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, उसके खिलाफ ऑपरेशन इन्होंने चालू करे अपने, तो इनको धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि भाई ये सिर्फ एक म्यूटिनी से ही डील नहीं कर रहे हैं, यानी एक छोटे मोटे विद्रोह से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इन लोगों को। ठीक है, वहां के जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा सपोर्ट है। अब वो कैसे है? इन अवध, फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड फोर्सिथ estimated that 3/4 of the adult male population was in rebellion. The area was brought under control only in March 1858 after the protracted fighting. अब क्या हुआ? यहाँ पर अवध एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है, जिसमें एक ब्रिटिश ऑफिशियल जो है उसने कहा है कि करीब यहाँ की जो जनता थी, पॉपुलेशन थी, जनसंख्या, उसमें से मेल पॉपुलेशन जो थी उसका 3/4 हिस्सा रिबेल में था, मतलब रिबेलियन के तौर पे काम कर रहा था। और ये एरिया जो है मार्च 1858 के बाद में ही काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक जो लड़ाई चली उसके बाद में कंट्रोल में आ पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट है ब्रिटिश मिलिट्री जो है वो यूज कर रही थी, ब्रिटिशर्स जो थे वो मिलिट्री पावर का यूज कर रहे थे एक जाइजेंटिक स्केल, यानी कि बहुत बड़ी स्केल पर, स्केल एज इन बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है,
और इनका यही इनके पास में एक इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा था कि बस अपनी मिलिट्री का यूज करके ये कंट्रोल में कर रहे थे उस एरिया को, नहीं, ये क्या कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के जो बड़ा हिस्सा है आज के जमाने में उत्तर प्रदेश में, वहां पर बड़े जमींदार हुआ करते थे और किसान हुआ करते थे, ठीक है। तो जो ये जमींदार और किसान हुआ करते थे, इनकी यूनिटी को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बोला जमींदारों को कि भाई तुमको हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी एस्टेट जो हमने तुमसे छीन ली थी वो हम तुम्हें वापस कर देंगे, और ये विद्रोह छोड़ दो और हमारी साथ में आ जाओ। ये इन्होंने चीज करने की कोशिश करी थी, यूनिटी को तोड़ने की कोशिश करी थी। तो रेबल लैंड होल्डर्स जो थे वो कुछ तो हैं, वो तो डिस्पोज्ड हो गए थे, डिस्पोजेस्ड हो गए थे कि हाँ चलो ठीक है ले लेंगे, और वो ब्रिटिशर्स के साथ में हुए भी, और उनको रिवॉर्ड के तौर पर उनकी एस्टेट वापस दी भी गई। लेकिन कई सारे लैंड होल्डर्स जो थे, जमींदार जो थे, वो लड़ते रहे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और कईयों की तो डेथ हो गई लड़ते लड़ते ही, और कुछ जो है बच करके फिर नेपाल गए, और वहां पर उनकी इलनेस, बीमारी के कारण और भुखमरी, स्टार्वेशन के कारण डेथ हो गई, ठीक है। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। The British used military power on a gigantic scale, but this was not the only instrument they used. In large parts of present-day Uttar Pradesh, where big landholders and peasants had offered united resistance, the British tried to break up the unity by promising to give back to the big landholders their estates. Britishers ने सिर्फ military power जो कि वो use कर रहे थे gigantic level पे, उसका ही इस्तेमाल नहीं किया था। इसके साथ साथ जो आज का प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, यानी आज का जो उत्तर प्रदेश का बड़ा एरिया है जहाँ पे बड़े जमींदार और किसान रहा करते थे, उनकी यूनिटी को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम तुम्हारी जमीन वापस कर देंगे। रेबल लैंड होल्डर्स वर डिस्पोजेस्ड एंड द लॉयल रिवॉर्डेड। जो रेबल लैंड होल्डर्स थे उनको तो हटा दिया गया, और जो लॉयल थे यानी कि वापस चले गए, ब्रिटिशर्स के बहकावे में पहुंच गए, और उनको उनके प्रॉमिस के अकॉर्डिंग उनको उनकी जमीन भी दे दी गई। Many landholders died fighting the British, or they escaped into Nepal, where they died of illness or starvation. कई सारे लैंड होल्डर्स जो थे वो ब्रिटिशर से इस लड़ाई में कायम रहे और लड़ते लड़ते मर गए, और कुछ जो है बच करके नेपाल गए, जहां पर वो भुखमरी और बीमारी के कारण मर गए। अब यहाँ पे आपको एक फोटो दे रखी है 11.9 के अंदर। इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर ये स्केलेटन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और लोग बाग जो है, जो नेपाल भाग करके गए थे ना, उनका तो अलग है सीन। यहाँ पर ये सिकंदराबाद, लखनऊ का फोटोग्राफ है, और ये फेलिस बिएटो 1858 के अंदर लिया गया था। यहाँ पे 4 सॉलिटरी फिगर्स जो हैं उनको जो लड़े हैं, नवाब वाजिद अली शाह के गार्डन हुआ करता था बहुत सुंदर, वहां पर ये रह रहे हैं। और ब्रिटिशर्स ने क्योंकि इनको कब्जे में कर लिया था ना बाद में, कुछ समय के बाद में, तो ये भुखमरी के कारण अपने आप को बचते बचाते, और ये देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा एट्रोसिटीज आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे स्केलेटन्स पड़े हुए हैं, इतनी खराब स्थिति हो गई थी, ठीक है। इस पेज के ऊपर 306 पेज के ऊपर किसी को कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। फिर है इमेजेस ऑफ रेवोल्ट। अब इमेजेस जो है रेवोल्ट की, उसमें क्या हुआ था बेसिकली, जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास में पहले ही बहुत कम रिकॉर्ड्स रहे हैं। रेबल्स के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो हमारे पास में बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। जो हमने ये रिकंस्ट्रक्ट करी है हिस्ट्री, वो हमने ब्रिटिशर्स के जो रिकॉर्ड्स बचे थे उन्हीं से करी है। तो यहाँ पर जो कुछ लीडर्स थे उन्होंने लेटर्स वगैरह लिखे, उस पे बेसिस पे नोटिफिकेशन और प्रोक्लेमेशन जो थे उसके बेसिस पे हमने कोशिश करी। जो इनके ऑफिशियल अकाउंट्स थे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स के और मिलिट्री मैन के, उन्होंने क्या करा, अपनी वर्जन लिखी है। उन्होंने भी लेटर्स और डायरीज, ऑटोबायोग्राफीज लिखी, और उससे इन्होंने ऑफिशियल हिस्ट्रीज को वापस से एक तरीके से एक रूप दिया है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इनका जो माइंडसेट था वो कितना ज्यादा पावरफुल था। उसमें ये हुआ था कि कई सारे मेमोज, नोट्स और असेसमेंट सिचुएशंस का इन्होंने किया था, रिपोर्ट्स बनाई थी, और उसके बेसिस पे इन्होंने कोशिश करी कि भाई जो हमारे इनके ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं वहां पर हम बताएं कि हमारे लोग कितनी मुश्किल से इस म्यूटिनी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिवॉल्ट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिन लोगों के साथ में हमने इतना अच्छा किया, यानी इंडियंस के साथ में जो हमने अच्छा किया था, और मतलब एक अपने लोगों के सामने ना ऐसी इमेज रख रहे थे ये कि हम लोग तो बहुत मुश्किलों से कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन को, और हमने जो है उनके साथ में अच्छा ही किया है हमेशा, और कि ये लोग इतने खराब हैं कि हमारे
हमारे यहाँ की विमेन और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं और उनके साथ भी बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हैं, उनको भी मार काट रहे हैं, भगा रहे हैं। इस तरह की पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, एचिंग्स, पोस्टर्स और कार्टून्स और बाजार प्रिंट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने कोशिश करी प्रोड्यूस करने की, जिससे ये प्रोवोक कर सके अपनी जनता को, इंग्लैंड की जनता को, ब्रिटिशर्स को इंडियंस के खिलाफ में। ठीक है, ये सब इन्होंने अपने टैक्टिक्स चले हैं। अब ये थी इमेजेस ऑफ रिवोल्ट इनकी तरफ से। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। हाउ डू वी नो अबाउट द रिवोल्ट, अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ रेबल्स एंड द मेजर्स ऑफ रिप्रेशन दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग। अब हम रिवोल्ट की इमेजेस को कैसे समझेंगे, क्या एक्टिविटीज वहां पर रेबल्स कर रहे थे, क्या उन्होंने जो ब्रिटिशर्स उन्होंने रिप्रेस करने की कोशिश करी है। As we have seen, we have very few records on the rebels' point of view. जैसे कि हमने पहले भी देखा है, हमारे पास में बहुत कम रिकॉर्ड्स रहे हैं हमारे जो रेबल्स थे उनके व्यू पॉइंट से। There are a few rebel proclamations and notification as also some letters that rebel leaders wrote। और यहाँ पे बहुत कम rebel proclamations और notifications है, जैसे कि बहुत कम letters rebel leaders ने लिखे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं थे ना ये लोग तो ज्यादा। But historians till now have continued to discuss rebel actions primarily through accounts written by the British। लेकिन historians जो हैं उन्होंने कोशिश क्या करी है, इन्होंने रेबल एक्शंस को लिखने की कोशिश करी है और डिस्कस किया है जो भी ब्रिटिशर्स ने लिखा उसके बेसिस पे। Official accounts, of course, abound. Colonial administrators and military men left their versions in letters official accounts, of course, abound. Colonial administrators, military men left their versions in letters and diaries, ऑटोबायोग्राफीज एंड ऑफिशियल हिस्ट्रीज। अब ऑफिशियल अकाउंट्स जो है उसके बेसिस पे कैसे जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और मिलिट्री मैन रहे उन्होंने अपने वर्जन के लेटर्स और डायरीज और ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, ठीक है, जिसके ऊपर ऑफिशियल हिस्ट्री बेस्ड है। वी कैन ऑल्सो गॉज द ऑफिशियल माइंडसेट एंड द चेंजिंग ब्रिटिश एटीट्यूड्स through the innumerable memos and notes, assessments of situations and reports that were produced। हम क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल माइंडसेट को समझ सकते हैं, जो ऑफिशियल्स रहे हैं वहां के, उनकी उस समय क्या मनोस्थिति रही है, उसके उस हिसाब से हम चीजों को समझ सकते हैं, या उनके ब्रिटिश एटीट्यूड को हम समझ सकते हैं। और कैसे हम ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, जब हम क्या कर रहे हैं, इनके लिखे हुए मेमोज और नोट्स और ये जो हैं एक तरीके से हम उनको इंस्ट्रूमेंट के तौर पर अपनी नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो भी इन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस पे रिपोर्ट्स लिखी हैं या असेसमेंट किए हैं उनके बेसिस पे। Many of these have now been collected in a set of volumes on mutiny records। और कई सारी चीजें जो है ये कई सारे वॉल्यूम्स के तौर पर रिकॉर्ड की गई हैं, कलेक्ट की गई हैं, म्यूटिनी रिकॉर्ड का नाम दिया गया है उनको। These tell us about the fears and the anxieties of officials and their perception of the rebels। और ये सब हमें क्या बताते हैं कि उनके डर क्या थे, उनकी घबराहटें क्या थी ऑफिशियल्स की, या उनका रेबल्स को लेकर के क्या आउटलुक था, क्या परसेप्शन था उनका, ठीक है, क्या सोच थी। The stories of the revolt that were published in British newspapers and magazines narrated in gory detail the violence of the mutineers, and these stories inflamed public feelings and provoked demands of retribution and revenge। अब ये जो स्टोरीज हैं रिवॉल्ट को लेकर के जो ब्रिटिशर्स ने लिखी है, वो न्यूज़पेपर में छपी, मैगजीन में छपी, वहां पर और डिटेल में छपी, बताया गया कि ये म्यूटिनियर्स यानी कि जो ये म्यूटिनी फैलाने वाले रिबेल्स थे, इनके बारे में बताया गया कि इन्होंने कितनी हिंसा करी है और किस तरीके से स्टोरीज को इस तरीके से इनकी जनता के सामने पेश किया गया था कि ये क्या एक रिवेंज और रिट्रीब्यूशन, एक ही मतलब होता है दोनों का, उसकी भावना वहां के लोगों में जगा सके कि भाई इन्होंने हमारे ब्रिटिशर्स के साथ में इतना बुरा किया है तो हम इनसे रिवेंज लेंगे, इस तरह की भावना इनके लोगों में जागृत हो, इसलिए इन्होंने ये सब किया था। One important record of the mutiny is the pictorial images। सबसे important record जो है म्यूटनी का वो क्या है, पिक्टोरियल इमेजेस। ठीक है, यानी पिक्चर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडियंस। ब्रिटिशर्स ने भी प्रोड्यूस करी है और इंडियंस ने कम क्यों करी है, क्योंकि इनके पास में सोर्सेज नहीं थे। ब्रिटिशर्स ने ज्यादा क्यों करी है, क्योंकि इनके पास में सोर्सेज थे। तो पिक्टोरियल इमेजेस में इन्होंने पेंटिंग, पेंसिल ड्राइंग्स, एचिंग्स, पोस्टर्स, कार्टून, बाजार प्रिंट्स ये सब बनाए। अब लेट अस लुक एट सम ऑफ देम एंड सी व्हाट दे टेल अस। अब यहाँ पर क्या एक एक पिक्चर, 5 जो पॉइंट हमारा ये 5 पॉइंट है इमेजेस ऑफ रिवोल्ट, जिसके अंदर आपको एक एक पिक्चर के बारे में बताया जाएगा कि बेसिकली ये यहाँ पे क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। अब सेलिब्रेटिंग द सेवियर्स किसके लिए बोला गया है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के लिए बोला गया है, जो लोग इस रिवॉल्ट को लड़ रहे थे और कोशिश कर रहे थे इस
रिवोल्ट को दबाने की, उनको इन्होंने बोला है, उनकी शान में उनको सेवियर्स का नाम दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटिश पिक्चर्स जो है आपको वैरायटी में इमेजेस देखने को मिलेगी, जो एक अलग तरह का प्रोवोक करती हुई, उकसाने वाली चीजें होंगी, एक अलग इमोशंस और रिएक्शंस जो है अपने लोगों के अंदर उकसाने के लिए दी गई हैं। कई सारे ब्रिटिश हीरोज जो हैं जिन्होंने अपने ही लोगों को बचाया था इन रेबल से, जैसे पहली पिक्चर का नाम दिया गया रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये पेंट की गई थी थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा 1859 में। ये एक तरह का एग्जाम्पल है इसका, जहाँ पे रेबल्स जो हैं वो लखनऊ को घेरे हुए हैं, और फिर हेनरी लॉरेंस वहां पहुंचते हैं, कमिश्नर बनते हैं लखनऊ के, ठीक है, और कलेक्ट करते हैं अपने क्रिश्चियन पॉपुलेशन को, और फिर उनको रिफ्यूजी लेकर के जाते हैं, मतलब एक फोर्टिफाइड रेसिडेंसी में अपने लोगों को बचाते हैं। जो वहां पे अंग्रेज लोग थे उनको बचा के लेके जाते हैं ये। फिर लॉरेंस को हालांकि बाद में मार दिया जाता है, ठीक है, और कॉलोनियल इंग्लिश जो है फिर उनके कमांड में आ जाता है, कॉलोनियल इंग्लिश के कमांड में आ जाता है, नाम दे रखे हैं सिंपली। और 25 सितंबर यानी 25 सितंबर जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक ये वहां पर पहुंचते हैं। अब वही है ना, अब एक व्यक्ति मर रहा है इनका, तो दूसरे ऑफिशियल को वहां भेजेंगे उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बाद में यहाँ पे जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक आ जाते हैं, ये भी रेबल फोर्सेस को काटने की कोशिश करते हैं, और ब्रिटिश गैरिसन्स जो है उनको वापस से ठीक करने की कोशिश करते हैं। 20 डेज का ये चला था। उसके बाद में कोलिन कैम्पबेल वहां पहुंचते हैं, ये रही फोटो रिलीफ ऑफ लखनऊ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपकी बुक्स के अंदर भी दे रखी है, जो पेंट की गई थी थॉमस जोन्स बार्कर के द्वारा 1859 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सिपाही भी हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी हैं जो लड़ रहे हैं। बाद में यहाँ पर एक कोलिन कैंपबेल को भेजा गया था 20 दिन के बाद में, जिनको अपॉइंट किया गया था नए कमांडर के तौर पर ब्रिटिश फोर्सेस इंडिया के, ठीक है। फिर ये अपनी फोर्सेस के साथ में आते हैं और अपने ब्रिटिश गैरिसन जो है उनको, जिनको कब्जे में कर लिया गया था, उनको लेकर के जाते हैं, ठीक है, छुड़ा करके। ब्रिटिश अकाउंट्स के तौर पे ये लखनऊ जो है एक सर्वाइवल स्टोरी रहा है, हीरोइक रेजिस्टेंस रहा है, यानी कि हीरोइक काम हुआ है यहाँ पर। और फिर बाद में इनको बहुत अच्छी अल्टीमेट ट्रायम्फ, यानी बहुत अच्छी यहाँ पे विक्ट्री भी मिली है ब्रिटिश पावर को। ये बेसिकली इस पिक्चर के अंदर बताया गया है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिटिश पिक्चर्स ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ इमेजेस that were meant to provoke a range of different emotions and reactions. Some of them commemorate the British heroes who saved the English and repress the rebels. British pictures जो है यहाँ पे कई सारी images आपको देखने को मिलेगी, जिसमें वो एक provoke कर रहे हैं अलग ही emotion और reaction अपनी जनता के अंदर। और यहाँ पर इनके कई सारे heroes जो रहे हैं उनकी प्रसिद्धि या उनकी प्रशंसा के तौर पर यहाँ पे चीजें की गई हैं, पेंटिंग्स के अंदर बताई गई हैं, जिन्होंने इंग्लिश लोगों को बचाया है और रेबल्स को दबाया है। उन्हीं में से पहली है रिलीफ ऑफ लखनऊ, पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर इन 1859, इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। वो इसी तरह का एक एग्जांपल है ये पिक्चर जो है, जो पेंट की गई थी। When the rebel forces besieged Lucknow, Henry Lawrence, the commissioner of Lucknow, collected the Christian population and took refuge in the heavily fortified residency. Fortified residency का मतलब होता है किलाबंदी कर दी गई एक रेसिडेंसी, एक एरिया की। वहां पर इन्होंने रिफ्यूजी कैंप की तरह रखा अपनी क्रिश्चियन पॉपुलेशन को, जो उस समय हेनरी लॉरेंस वहां के कमिश्नर थे लखनऊ के, जिन्होंने जब ये सिपाहीज ने घेर लिया था लखनऊ को, तब की बात बताई गई है। Lawrence was killed, but the residency continued to be defended under the command of colonial English. Lawrence तो मार दिए गए थे, लेकिन जो ये fortified residency थी उसको अभी भी डिफेंड कर रहे थे कौन? Colonial English. On 25th September, James Outram and Henry Havelock arrived, cut through the rebel forces and reinforced the British garrisons. उसके बाद में 25 सितंबर को जेम्स आउटरम और हेनरी हैवलॉक वहां पे पहुंचते हैं और ये रेबल फोर्सेस को काटते हैं। काटने का मतलब ये है कि उसको दबाने की कोशिश करते हैं, मतलब थोड़ी जीत हासिल कर पाते हैं उन पर, और वापस अपने ब्रिटिश गैरिसन जो है उसको लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ ट्रूप्स, गैरिसन का मतलब होता है अ ग्रुप, अ ट्रूप, ठीक है, अ ट्रूप ऑफ पीपल एक तरीके से, ठीक है। और उनको ये लेके चलते हैं। 20 डेज बाद, 20 डेज लेटर, कोलन कैंपबेल, who was appointed as the new commander of the British forces in India, came with its forces and rescues the besieged British garrison. ये 20 दिन बाद इनको अपॉइंट किया जाता है नए कमांडर के तौर पे ब्रिटिश इंडिया के अंदर, और फिर ये बाद में अपनी फोर्सेस के साथ में आते हैं और वापस से बचाते हैं अपने ब्रिटिश गैरिसन यानी अपने ट्रूप को। In British accounts, the siege of Lucknow became a story of survival, heroic resistance, and the ultimate triumph of the British power. अब ब्रिटिश अकाउंट्स यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लिखी गई है उसके अनुसार लखनऊ की जो ये चीज थी, द सीज ऑफ लखनऊ,
ये अपने आप में एक सर्वाइवल स्टोरी रही है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे लोग आए, उन्होंने अपने हीरोइक काम किया और फिर इन्होंने जीत हासिल करी। समझ में आया आपको? किसी को कोई दिक्कत तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। नो नो मैम। मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद में इसी पेंटिंग के बारे में और भी थोड़ा सा दिया जाएगा और फिर आगे और लोगों की पेंटिंग्स के बारे में बताया जाएगा। पेंटिंग्स, पिक्चर्स। बारकर की पेंटिंग रही जिन्होंने सेलिब्रेट करा है कैम्बल की एंट्री जो हुई थी ना यहाँ पे, उसके बारे में उसको सेलिब्रेट करते हुए बताया गया है। एक कैनवास के ऊपर ब्रिटिश हीरोज जो है वो दिखाए गए हैं, कैम्बल, आउटरैम और हैवलॉक को दिखाया गया है। हाथों के जेस्चर से, यानी कि हाथों की जो ये दिखा रहे हैं ना, ये चीजें कि सबके हाथ उठे हुए हैं और ये इशारे कर रहे हैं, इसको बोला गया है जेस्चर्स। इनके एक्शंस जो बोले गए हैं उससे बताया गया है कि ये सेंटर की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं, ठीक है। स्पेक्टेटर्स की आंखों की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं। हीरोज जो हैं वो ग्राउंड पे खड़े हुए हैं और उनके हाथ में मशाले भी हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, उनके वो खड़े हुए हैं और शेडोज जो हैं ग्राउंड पे जो पड़ रही हैं वो बता रही हैं रेसिडेंसी इन द बैकग्राउंड। सॉरी, जो शेडोज है, परछाइयां जो है वो भी आपको देखने को मिल रही है। मतलब लोग बाग यहाँ पे रखे हुए भी हैं। पीछे का एरिया जो है वो रेसिडेंसी का एरिया बताया गया, जिसको ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथों के जेस्चर से आपको ये देखने को मिल रहा है ये एक दूसरे के खिलाफ है। मतलब वो सीन को दिखाने की कोशिश करी गई है। कुछ लोग यहाँ पे पड़े हुए भी हैं जिनको मार दिया गया है, कुछ लोग उनको सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इस तरह का पूरा सीन जो है उसमें बताया गया है। द डेड एंड द इंजर्ड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वो बता रहे हैं सफरिंग्स जो हुई हैं उस समय में, वो बता रहे हैं। जो फिगर हॉर्सेस पे बैठे हुए हैं वो ट्रायम्फेंट फिगर्स हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, ठीक है। वो ब्रिटिश पावर और कंट्रोल को रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी पेंटिंग के अंदर आपको देखने को मिल रही हैं कई सारी चीजें। ये क्या कर रहा है, अब एक सेंस क्रिएट कर रहा है उस समय में जो चीज हो रही थी, उस पास्ट में जो ट्रबल इन्होंने फेस करी है और रिबेलियंस कैसे खत्म हुए थे, रिबेल कैसे खत्म हुआ था और ब्रिटिशर को कैसे जीत मिली थी, उस चीज को बताते हुए है ये रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है। बारकर की पेंटिंग। अब ये जिसने भी पिक्चर, अब क्योंकि इन्होंने पेंटिंग्स को भी नाम दे रखा है तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि रिलीफ ऑफ लखनऊ जो है वो किसने पेंट करी थी, तो यानी थॉमस जोन्स बारकर ने। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Barker's painting celebrates the moment of Campbell's entry. At the center of canvas are the British heroes Campbell, Outram and Havelock. बारकर की पेंटिंग जो है वो कैम्बल की एंट्री को सेलिब्रेट करते हुए बताई गई है। सेंटर में तीनों इनके हीरोज दिखाए गए हैं। The gestures of the hand of those around lead the spectators' eye towards the center. ये जो gestures हाथों से कर रहे हैं सेंटर के अंदर है और इनकी आंखें जो है सामने की तरफ है, ठीक है। The heroes stand on a ground that is well lit with shadows in the foreground and the damaged residency in the background. अब यहाँ पर जो heroes हैं वो ग्राउंड पर भी हैं, ठीक है। कुछ लोग ग्राउंड पर भी हैं और बैकग्राउंड में रेसिडेंसी है और ये भी पूरी तरीके से डिटरमाइंड तरीके से खड़े हुए हैं। The dead and the injured in the foreground and the testimony to suffering during the siege, while the triumphant figures of horses in the middle ground emphasizes the fact that British power and control had been re-established. मरे हुए और घायल लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं, वो ये प्रूफ दे रहे हैं जो जमीन पे गिरे हुए हैं कि भाई इनकी जो सफरिंग्स हैं वो खत्म हो गई हैं। और जो हॉर्सेस पे हैं उससे ये पता पड़ रहा है, जो ग्राउंड में खड़े हुए हैं मिडिल में हॉर्सेस के ऊपर बैठे हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि ब्रिटिश पावर ने वापस कंट्रोल कर लिया है और अपना री-एस्टैब्लिश कर लिया है अपने आप को। टू द ब्रिटिश पब्लिक सच पेंटिंग्स वर रियश्योरिंग। अब ब्रिटिश पब्लिक के लिए इस तरह की पेंटिंग्स को देख करके वो लोग ठीक फील करते थे, रीअश्योर्ड फील करते थे कि हाँ भाई ठीक है, सब चीजें कंट्रोल में है। They created a sense that the time of trouble was past. ये एक तरह का, इस तरह का सेंस क्रिएट करती है कि जो दुख और ट्रबल की घड़ी थी वो अब पास्ट की बात हो गई है। एंड द रिबेलियन वाज ओवर, अब रिबेलियन जो है खत्म हो गया है। एंड द ब्रिटिश वर द विक्टर्स, और ब्रिटिशर्स जो है वो उनको वापस से जीत हासिल मिल गई है। फिर 5.2 के अंदर है इंग्लिश विमेन और ऑनर ऑफ द ब्रिटेन। अब यहाँ पे विमेन को भी इन्होंने इस तरीके से दिखाया है कि सिपाही लोग जो थे वो विमेन के साथ में भी बुरा व्यवहार कर रहे थे और हमारी कुछ अच्छी विमेन रही हैं जिन्होंने उनका डट करके क्या कहते हैं एक तरीके से सामना किया है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो है वो एक पावर पब्लिक इमेजिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। यानी कि न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट हुआ करती थी उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता था लोगों पर। वो लोगों की फीलिंग्स और एटीट्यूड्स को शेप देती थी जो उस समय इवेंट्स चल रहे थे। पर्टिकुलरली किस तरीके से जो टेल्स होती थी वायलेंस की, यानी हिंसा की जो कहानियां होती थी विमेन और चिल्ड्रन के खिलाफ, उसको लेकर के वहां पर पब्लिक डिमांड पर ब्रिटेन जो है वो चाह रहा था रिवेंज और रिट्रीब्यूशन। क्यों चाह रहा था? क्योंकि उनके न्यूज़पेपर्स में इस तरह की इमेजेस आ रही थी कि विमेन और चिल्ड्रन के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया गया है इंडियन
सिपॉइज के द्वारा, रिबेल्स के द्वारा। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला कि प्रोटेक्ट करो हमारी जो इनोसेंट वेमेन है, उनकी सेफ्टी जो है, और जो वहाँ पे हेल्पलेस बच्चे हैं उनकी मदद करो। आर्टिस्ट ने एक्सप्रेस करा, उसको शेप दिए, उनके सेंटिमेंट्स को, उनके भावनाओं को, और बताया कि किस तरह से वहाँ पे जो हमारी देश की जो औरतें और बच्चे हैं वो किस तरीके से ट्रॉमाटाइज हैं, सदमे में हैं और सफर कर रहे हैं। ऐसी ही एक पिक्चर है इन मेमोरियम, फिगर 11.11 यहाँ पर ये दिया गया है, इन मेमोरियम। जोसेफ नोल पैटर्न के द्वारा ये बनाई गई है 1859 के अंदर। आप देख सकते हैं कैसे ये विमेन जो है यहाँ पर डरी हुई हैं, बच्चे भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, बच्चे की भी इमेज है जो एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो डरे हुए हैं, ट्रॉमाटाइज्ड हैं, सदमे में हैं, और वैसे ही उनके ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो हैं बचाने के लिए उनको आ रहे हैं। बाहर आप देख सकते हैं कि रिवॉल्ट चल रहा है, इस तरह की चीजें हैं। तो इसमें म्यूटनी जो है उन्होंने 2 साल तक, जो जोसेफ नोएल पैटर्न ने बनाई थी, म्यूटनी के 2 साल बाद। और आप देख सकते हैं इंग्लिश वेमेन चिल्ड्रन जो है वो सर्किल में बैठी हुई हैं, हेल्पलेस हैं, इनोसेंट हैं, वेट कर रही हैं कि ये कब खत्म होगी हिंसा और ये जो मारपीट चल रही है उससे कैसे। इसका नाम दिया गया था इन मेमोरियम। ये वो हिंसा नहीं दिखा रही है, ये सिंपली ये सजेस्ट कर रही है कि किस तरीके से इमेजिनेशन उस समय की रही है, जिससे लोगों के अंदर एंगर और फ्यूरी, गुस्सा जो है वो भड़क सके कि हमारे लोग देखो कितने असहाय हो गए हैं और इनके साथ में कितना खराब व्यवहार कर रहे हैं रेबल्स, ब्रूटिश व्यवहार कर रहे हैं, क्रूअल हो रहे हैं। ये इस पिक्चर के अंदर बताया गया है। बैकग्राउंड में आप देख सकते हो कि ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है रेस्क्यू, बचाने के लिए उनको सेवियर्स की तरह आ गए हैं। ठीक है। इन मेमोरियम was painted by Joseph Noel Patton 2 years after the mutiny. You can see English women and children huddled in a circle, looking helpless and innocent, seemingly waiting for the inevitable dishonor, violence and death. जैसा कि मैंने आपको बताया, जोसेफ नोएल पैटन ने 2 साल, म्यूटिनी के 2 साल बाद इसे पेंट किया है, जिसमें बच्चे और औरतें वहां की सर्कल में बैठी हुई हैं, बिल्कुल असहाय और बिल्कुल भोली। ठीक है। और वेट कर रही हैं कि ये कभी ना खत्म होने वाली जो चीज है, हिंसा, डेथ, ये कब खत्म होगी, उसका वेट कर रही हैं। इन मेमोरियम does not show gory violence, it only suggests it। यहाँ पर प्रॉपरली वायलेंस तो नहीं दिखाई जा रही है, बस यहाँ पे ये उसका आइडिया सजेस्ट किया गया है, मतलब एक सीन सजेस्ट किया गया है। It stirs up the spectator's imagination and seeks to provoke anger and fury। यहाँ पे आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके से बनाने वाले ने अपनी, ये मैं आपको लिंक भेज रही हूँ, हमारा ये टाइम खत्म हो रहा है इसलिए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप उससे लॉग इन करिएगा। ओके मैम। ओके मैम।